भारत की योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जो स्कीम है, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोग 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध है। हर माननीय विधायक या विधान परिषद सदस्य को अपनी स्वयं की निधि से भी प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि हर ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो इन योजनाओं से आच्छादित हैं उनमें देने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी धनराशि दी गई है, बिना भेदभाव के, न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, और न ही किसी के बारे में अगर वह जिलाधिकारी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजता है, वह राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करने। और मैं चाहूंगा एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिसके बारे में बराबर ये चर्चाएं होती थी कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही पैसा मिलता था, शेष लोगों को नहीं मिलता था। और आपके समय में क्या होता था, यानी हर कार्य को समाजवादी नाम थे। बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा भी वो समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है और उसको यह बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे मान्य समस्या देखते होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, जहां से रिक्वेस्ट आती है कि पैसा और आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि कोई भी मानव क्षति वह परिवार की क्षति होती है, लेकिन साथ समाज की और प्रदेश की क्षति भी है। हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपने कहा, आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट क्षेत्र में बन पाए और आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने कॉलेजों की सरकार को किया। आपने कहा कि साहब इसमें जो है प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने वहां पे अच्छे चिकित्सा शिक्षक वहां पे तैनात किए हैं। बहुत सारी जगह जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर अच्छे चिकित्सक मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, तो उनकी भी तैनाती जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएससी सीएससी में उनकी तैनाती करने की व्यवस्था की जाए। मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैकल्टी हो, सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने, इस पर भी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। इसके अलावा हर रविवार को हर पीएससी स्तर पर एक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी लगता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है, इन स्कीम का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा, फ्री में सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में ब्लड बैंक हो, ब्लड प्लेटलेट्स की सुविधा वहां मिल सके, ब्लड एफएसिस की सुविधा वहां प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सके, जिससे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और एससीपीजीआई में जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्यों से परे है। एससीपीजीआई में सभी पद लगभग भरे जा चुके हैं, जिनमें नहीं मिले होंगे। विभाग ऑलरेडी चल रहे हैं, फैकल्टी है, एक आध पद उसमें खाली हो सकते हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो वहां पे 8 नए विभाग का भी गठन किया है, और जिसमें जो
सुविधा पहले प्रदेश में नहीं थी, देश में भी बहुत कम स्थानों पर थी। वह सुविधा SCPGI जैसे संस्थान में प्राप्त हो रही है। कुल 1200 की क्षमता वाला हॉस्पिटल और 2200 बेड का हॉस्पिटल बनकर के काम कर रहा है। अच्छे संस्थान में, प्रदेश के अच्छे संस्थान में, बल्कि उत्तर भारत के एक अच्छे संस्थान के रूप में PGI काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी है, और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से 6 मान्य सदस्यों ने और निर्दलीय समूह की ओर से हमारे अलग अलग मान्य सदस्यों ने 6 अन्य मान्य सदस्यों ने भी, जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अन्य शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, इन सब ने भी चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी मान्य सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संयुक्त सदन में एक भाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। भाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोडमैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने
परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहे हैं संवैधानिक दायरे में रहकर के संवैधानिक पक्षों को लेकर सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन न मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, न आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार में मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों सदनों में उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इससे इतर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान समेत सदन में देखने को मिला है। महोदय, सदन में बहुत सारी चीजें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कही थी और जिसमें मैं दोनों सदनों के भाषण को, खासतौर पर विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भाषण को सुनता है। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदी के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा की। महाकुंभ का आयोजन हम सब के लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुआ। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छिपाकशी करते हैं। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास,
पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष तो इसी काम के लिए। लोग कहते क्या सफल हो जाओगे, हम कहते जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग कभी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा। उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार के रणनीतिक टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लगे कि राम तो सत्य है। तो हम देखा तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सत्य है। जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उठाओ, और राम सत्य है, ये तो सबके बाद सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति उतावला दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुंभ की भी थी। महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रमों के विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता था। 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा, क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे। हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, चाहे आप चिंता कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। विधानसभा में नेता विरोधी दल वे जो अंततः कहे ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सलाह करिए, तो यह प्रमाण है। तो मैंने कहा ये तीनों स्थितियों के बारे में वहां पर हम सबको देखने को मिला और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई। कुंभ के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो टिप्पणी की, उन सब की टिप्पणियां अपनी जगह हैं और सबने अपनी बात को अपने तरीके से कहा। जिसकी जो दृष्टि थी उसको वहां की सृष्टि वैसे ही नजर आई और इन दोनों आयोजनों ने उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी। गोरखपुर भी देखिए, आज मैं इन बातों को देख रहा हूं। एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ
जो अलग अलग समय में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है अलग अलग उसमें वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहाँ 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया और काशी में भी कमोबेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली। आपको मैं कुछ और भी आंकड़े बताना चाहूंगा कि 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थयात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा है। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हैं 2024 में और 2025 को सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने का रहा है। और इसीलिए जब मैं इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो महोदय मुझे कुछ चीजें बहुत उसके साथ बोलनी है कि जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आनंद लिया और सचमुच प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई थी उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वभ्रमण के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी वज्रजाति बाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी वज्रजाति विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आए। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण को परिभाषा करता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। एक तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान करने वाली बहू भी रही। लेकिन सनातन विरोधियों की नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मुझे एक ऐसे सज्जन भी वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर के कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और तीनों बार वो मिल गई। फिर से लगता है समाजवादी रहा होगा, क्योंकि डिजिटल कुंभ का आपसे ज्यादा विरोध कर रहे। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में
अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वाला। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। ये मृत्यु का तो कोई इंतजार नहीं करता। एक आपके ही एक मित्र ने इस पर टिप्पणी की थी और उसका जवाब माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल ने दे दिया था कि महाकुंभ मेला मृत्युंजय मेला है, एक मृत्युंजय का उत्सव है। ये वहां के राज्यपाल जी ने स्वयं ही उसका जवाब देते हुए इस बारे में अपनी टिप्पणी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महोदय, जो लोग गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। ये है डॉक्टर, इन्होंने प्रयागराज में अपनी स्वयं की लैब से इस बात को साबित किया। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी और केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस बात को साबित किया कि गंगा जल में वह ताकत है कि अपनी शुद्धि को बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें है। और यही कारण है कि जितने बड़े पैमाने पर आने वाले श्रद्धालुओं के बावजूद ये सभी कुछ वहां पर देखने को मिला है और ये सभी चीजें हम वहां पर आज भी अनुभव कर सकते हैं। महोदय, की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री दी और उसका बोर्ड ने ही दिया था, कोई पार्टी ने नहीं दिया। आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वो रिपोर्ट कैसे कहां से गई और किसने दी है, ये लेटेस्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी के वो संगम पर कोलिफॉर्म की मात्रा पर 100 ml 2500 से कम होनी चाहिए। इस पे उन्होंने लिखा है कि 780, संगम के बाद वाराणसी की ओर जाने वाले घाट पर 280 और यमुना के पुराने ब्रिज के पास यह 760 के आसपास इन्होंने इसका आंकड़े जारी किए हैं। फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा, ये फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 2500 100 ml के अंदर में देखी जाती है। 3 प्रकार की चीजें जल की शुद्धता के मानक बनते हैं। एक बीओडी, दूसरा डीओ और तीसरा फीकल कोलिफॉर्म। ये तीनों में संगम स्थल जहां पे श्रद्धालु स्नान कर रहा है, करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहा है, ये तीनों उस दायरे में है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक है और उन मानकों को पूरा करता है। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच। प्रयागराज के छोटी गुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे गुरु अपने घर पहुंच गए।
जिंदाबाद। अरे बैठी है वो स्वागत तैयार नहीं बैठी है वो अपने आप से तैयार नहीं बैठी है वो तैयार नहीं बैठी है। हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आएगी। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि युद्धों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाएंगे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिजिटल कुंभ ने फोन करके उनके परिवार वालों से मिला दिया। एक बार नहीं 3 बार मिला दिया। तो इनकी परेशानी भी इस बात को लेकर के। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है। जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की पट्टी लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था। एक परंपरा थी, किसी सरकार ने रखा, उसको चेंज मत करो। और फिर ये सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। अपने समाज के लिए उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों आप उनकी आस्था को आहत करते हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने उस भाषा विश्वविद्यालय से उनका भी नाम हटा दिया। ऐसे ही सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण से भी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षय वट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षय वट पहले से है या किला पहले से है? अक्षय वट है। अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, तो कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया, तो इनको फालतू लगता है। बट लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया, जिनको एक पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया, जिनको एक पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, कोई बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था।
4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठकर के उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। महोदय, जो मैंने आज बताया, ये पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी एक कॉरिडोर, उसमें प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम होते हुए काशी तक के लिए जाता है। एक कॉरिडोर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, लखनऊ और नैमिषारण्य और आसपास के क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में, ये सभी एक नए कॉरिडोर बने हैं जहां पर आकर के देश और दुनिया का श्रद्धालु लाखों की संख्या में आकर के दर्शन का लाभ भी ले रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा बना करके चल रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले लोग अपनी पहचान को छुपाते थे। उत्तर प्रदेश के नाम पर होटल के कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में कमरे नहीं मिलते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्यों के कारण आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं आया है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बेहतर हुआ है और महाकुंभ ने उसको एक नई ऊंचाई दी, एक नई पहचान दी है। और इसलिए अयोध्या हो या प्रयागराज या काशी या इन सभी तीर्थ स्थलों पर उमड़ता हुआ जन समुदाय या उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई सकारात्मक धारणा लेकर के चला है। और महामंत्री राज्यपाल जी ने अपने भाषण में भी इसी का जिक्र किया है। महोदय, यह वर्ष देश की आजादी का, आजादी के बाद संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य स्मृता लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष की है। सरकार बजट में उनके लिए घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी यह वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि महोत्सव वर्ष चल रहा है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधारों को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वह काशी में संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि को, क्षीर गोवर्धन को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, महर्षि वाल्मीकि के पावन साधना स्थली लालापुर को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, या फिर संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली राजापुर
का कार्य, ये सभी हमारी सरकार ने इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। और ऐसे ही हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यह वर्ष इस बात के लिए भी गौरवान्वित है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी यही वर्ष चल रहा है। 9 अगस्त 2024 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा है। 1924 में 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर भूषण सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन को चुनौती दी थी। और उस समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष किया था, उसकी नेक कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर है। और सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। महोदय, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नामकरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। यह हमारी सरकार को सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने आयोजित किया। लेकिन ये आयोजन केवल एक आयोजन न हो, बल्कि आयोजन उत्तर प्रदेश को पहचान देने वाले साबित हो। उस निश्चय जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, उसमें पहला वर्ष 2018 में हम लोगों ने मनाया, यानी 50 से लेकर 1950 से लेकर के 2017 तक कभी भी आयोजन नहीं हो पाई। पहली बार हुआ और उसमें पहली बार हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला करार दे चुकी है। इसने उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा भी दी है और उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। दूसरे वर्ष 2019 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना घोषित की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मान देने का कार्यक्रम। जो लोग गांव में रहते थे, गांव की पंचायती राज की व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देते थे, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान देते थे, वे विकसित बड़े थे। आप लोगों ने बांटने का काम तो बहुत किया, लेकिन कभी उनको आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास हो, इसके लिए कभी भी कोई सार्थक पहल नहीं की। परिणाम क्या था? वो विकसित पलायन करने के लिए मजबूर थे। और मुझे इस बारे में हमारी सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने 16 कैटेगरी में उन लोगों की व्यवस्थित ट्रेनिंग, बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध करवाने और उन्हें आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हमारी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान को आगे बढ़ाया। आज देश के अंदर प्रिय विश्वकर्मा पूरे देश के अंदर मिल रही है। हम उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री में फूल की भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों हस्तशिल्पी इससे लाभान्वित हुए। 2020 का वर्ष हमने महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन का कार्यक्रम, इसमें अनेक कार्यक्रम इसके माध्यम से चले थे, जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे। 2021 हमने युवाओं के लिए समर्पित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन के साथ साथ जोड़ने के अलावा अनेक अन्य कार्यक्रम उनके साथ हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। 2022 आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा महोत्सव की शताब्दी, चौरी चौरा की शताब्दी महोत्सव के साथ हम लोगों ने जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया। 2023 निवेश और रोजगार के साथ इसे जोड़ने का काम किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो देश का सबसे सफलतम समिट में से एक, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और आज उसके परिणाम व्यापक रूप से हमारे सामने है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। 2024 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विकास के सम्मान का भाव व्यक्त करने का आयोजन था। तो 2025
आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2025 को योजना लागू की गई। एक वर्ष में 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं और पहले ही चरण में यानी अभी 1 महीने का कार्य समय हुआ है, 1 महीने में 96 लाख से अधिक एप्लीकेशन अब तक पहुंच चुकी है। 76 लाख से अधिक को क्लियरेंस मिल चुका है। 24,000 से अधिक को अब तक बैंकों ने लोन के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर दी है, जिसमें 6,000 से अधिक को लोन भी प्राप्त हो चुका है। यह इसकी सफलता इसी में आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक जिसमें किसी भी युवा उद्यमी को 5 लाख तक का लोन ये इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट जो भी होगा सरकार देगी। पहले चरण में, दूसरे फेज में जब आएगा तो उसको हम 10 लाख तक का लोन इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। आप लोग बहुत सारी मुद्दों पे चर्चा करते हैं, सरकार के कार्यों पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन कार्यपद्धति क्या है? ऐसा नहीं कि आपको सरकार में आने का अवसर न प्राप्त हो। अगर एक की रिपोर्ट 2012-13 से लेकर के 15-16 के बीच में देखेंगे तो उस बारे में एक कहता है कि 4 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 लाख छात्र कम हुए हैं विद्यालयों में। 12 से 16 के बीच में 6,22,000 छात्र ऐसे थे जिनको पुस्तकें ही उपलब्ध हो पाई और 32% से अधिक छात्र ऐसे थे जिन्हें स्कूल खुलने के 5 महीने बाद ये पुस्तकें उपलब्ध हो पाई। और इसी प्रकार से इन्होंने और भी उल्लेख किया है, काफी चीजें 2 यूनिफॉर्म पढ़ती थी, केवल एक ही यूनिफॉर्म बांटी गई। भगवान जाने दूसरी यूनिफॉर्म का पैसा वह कहां हजम कर गए, कोई पता नहीं। टाट पट्टी पर बच्चे बैठते थे, 30% बच्चों के पास टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी और ये उस कालखंड में हो रहा जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, दुनिया के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब वंचित के बच्चों की प्रति अपेक्षा भाव आज डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार में 2017 में आने के बाद प्रदेश के अंदर 1,34,00,000 बच्चे उस समय यहाँ के स्कूलों में अध्ययन करते थे और ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम भी चलाई। हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध हो और जब इनका वैल्यूएशन लगाया गया तो 1,000 रुपये आ रहा था, हमने बढ़ा करके 1,200 रुपये डीबीटी के माध्यम से 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो गई है। ऑपरेशन कायाकल्प में हर विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो गई है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए हैं, पेयजल की सुविधा हो गई है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का निर्माण भी हो गया है और अन्य सुविधाओं से आच्छादन करने का काम वहां पर किया गया है। अच्छा हुआ कि आपकी दृष्टि से वही गंदगी अच्छा है, आपको थोड़ा प्रेरित भी करना चाहिए। आपको शिक्षक चुनाव भी एमएलसी के शिक्षक उससे भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपको कम से कम इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि साफ सुथरा भी रखना चाहिए और हर ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी की जिम्मेदारी दी गई है कि वो आप विद्यालय में जाकर के साफ सफाई के कार्यक्रमों के साथ और इसके साथ ही पीएम श्री योजना में 1,565 विद्यालयों के आधुनिकीकरण और उन्हें आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम करने का भी एक प्रयास हुआ है। 6,481 जर्जर विद्यालयों में पुनर्निर्माण का कार्य भी हुआ है और कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत करने का काम भी हुआ है। 57 विद्यालयों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिसमें इंटीग्रेटेड कैंपस प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक क्वालिटी एजुकेशन ये सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उस दिशा में
आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें अटल आवासीय विद्यालय उसके कुछ उदाहरण हैं जिन पर सरकार कार्य कर रही है। सरकार ने इसके साथ साथ बनटांगिया गांवों के में भी 22 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने के काम किए हैं। और मुझे लगता है कि बनटांगिया गांव क्या होते हैं, मुझे लगता है नेता विरोधी दल को इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उनको इस सब फुर्सत कहां है, गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां है। सबको गली का शिकार है, जैसे विश्वविद्यालय का आप भी वित्तविहीन शिक्षक रहे हैं, इसीलिए मौज कर रहे हैं, इसीलिए मौज कर रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप सही बोल रहे हैं। सरकार ने तो इस पे काम किया है। हमने हर मंडल में एक विश्वविद्यालय बनाने की बात कही। आज मुझे बताते हुए सुनता है कि महामंत्री विश्वविद्यालय सहारनपुर ये क्रियाशील हो चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ एक क्रियाशील हो चुका है। महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ एक क्रियाशील हो चुका है। इसके अलावा प्रदेश ने 3 नए विश्वविद्यालय, जिसमें महाविंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मुरादाबाद मिर्जापुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय देवीपाटन, इन तीनों को निर्माण की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस सत्र में हम उसको भी संचालन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दे करके राज्य सरकार उसका संचालन कर रही है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को भी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया। यानी ये सभी कार्यक्रम के साथ साथ सरकार की निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपनी पॉलिसी हमारी है। और इसके अंतर्गत अब तक बड़े पैमाने के निजी विश्वविद्यालय भी बने हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ा सकें। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रतियोगी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री एजुकेशन कोचिंग की व्यवस्था भी तय की है। और वहां फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की सुविधा वहां पर छात्रों को प्राप्त होती है। और ये कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, डबल इंजन की सरकार अंत्योदय से सर्वोदय यानी जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ी। आपने देखा होगा कि चाहे वह प्रधानमंत्री आवास रहे हों, चाहे वह राशन कार्ड की सुविधा रही हो, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह बिजली के कनेक्शन देने के रहे हों। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी देश के लिए स्कीम घोषित की थी उनको यूपी में लागू नहीं हुई। यहां तक कि इन स्कीम में रोड़ा हटाने का काम किया। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू होता है। उत्तर प्रदेश में टॉयलेट का निर्माण हुआ था, कोई भी पारदर्शी व्यवस्था नहीं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार आई 2 करोड़ 61 लाख से अधिक घरों परिवारों को एक शौचालय बनाने का काम ये केवल टॉयलेट नहीं बनाना था, ये नारी गरिमा की रक्षा भी होनी थी इसके माध्यम से। और इसके माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये ध्रुव त्रिपाठी जी है, ये जिस क्षेत्र से एमएलसी है इनके पूरे क्षेत्र में, इनके स्वयं के जनपद में भी इंसेफ्लाइटिस से जुलाई से लेकर नवंबर तक बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत हुई। यह तत्कालीन सरकारों की संवेदनहीनता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि इनका स्वास्थ्य मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी कभी भी उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए नहीं गए। जबकि मरने वाले जो बच्चे होते थे और समय काल कल्पित होने वाले जो बच्चे होते थे, इनमें 90% बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय या अनुसूचित जाति या अति पिछड़ी जाति से होते थे। लेकिन कभी नहीं गए स्वच्छ भारत मिशन और सरकार के द्वारा चलाए गए एकीकृत अभियान का परिणाम क्या है
कि आज इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह नियंत्रित करने में सक्षम बाजारों को लगने थे माल करने थे, आज वह नियंत्रित हुआ है। इस सरकार की नीयत पे निर्भर करता है कि सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम, राजनीति करना अपना विषय है, वही मैं कर रहा हूँ, वो उसमें मैं भी स्वास्थ्य के मुद्दे पे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक बात उनको बता रहा। ऐसे ही आप लोगों को पता ही नहीं होगा थारू क्या होता है। थारू एक बैरन जनजाति है और थारू जनजाति भारत नेपाल बॉर्डर पर यानी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। आपके सिद्धार्थ महाराज सिद्धार्थ नदी बताना आवश्यक, इस समझ में आए हुए नहीं, आपको जानकारी इसलिए आवश्यक है पूरी जनजाति हम गिना सकते हैं, मानवत पूरी। जब आपका नंबर आएगा तो वही बोलेगा, लेकिन मैं आपके सामने सदस्य से बोल रहा हूँ जो एमएलसी तो हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कौन कौन लोग हैं। वे लोग भी हैं, वह दलित, वह वंचित, वह अल्पसंख्यक भी जो काल कल्पित होता था इसी उत्तर प्रदेश का नागरिक था, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं उसके बारे में। लेकिन थारू जनजाति, मुसहर, कोल, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर से लेकर के सोनभद्र तक लाखों की आबादी है, लाखों की आबादी है और सबसे बदहाल स्थिति में, जमीन का पट्टा नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, मकान नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी। गौड़ जनजाति हो, चेरो हो या जितनी भी अन्य जनजातियां हैं, इन सभी को पहले चरण में सिचुएशन बन टांग दिया है। इन सबको सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हमारी डबल इंजन की सरकार ने हर सुविधा से आच्छादित करने का काम किया है और अब सरकार ने लक्ष्य रखा है अगले 3 वर्ष के अंदर, यानी पिछले 7.25 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए गए उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ और देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर के और अगले 3 वर्ष के अंदर हमने तय किया है, जिसमें हमारा सर्वे का काम पहले चरण का संपन्न हो चुका है, जिसमें 13.5 लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जिन परिवारों को हम लोग सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचा करके उसकी मिनिमम वार्षिक आय 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख पहुंचाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने यह एक नया अभियान सरकार आगे बढ़ा रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने अपने बजट भाषण में भी इसके लिए जो व्यवस्था की है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम पहले क्यों नहीं होता है? क्या आपका पीरियड होम नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो काल कल्पित होने वाले बच्चे थे, आपके जो जातिवादी हो जाति उसके दायरे में मान सकते हैं, आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यक को तो आप अपना वोट नहीं मानते। वे भी बच्चे काल कल्पित हो गए। आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा, हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, प्रदेश की संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा, हमने माना ये उत्तर प्रदेश के बच्चे, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इसको हर हाल में बचाना है। आज परिणाम जीवित हो गया, आज वो जीवित है। नहीं सर, जीवित नहीं, मर गया तो है सर। आखिर का बनाते हैं बराबरों में कितने भगवान करे
स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। एक डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चाहिए। सरकार का पहले का संकल्प है, हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इसके सामने कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेगी, लेकिन हमें केवल वंदा और जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाए, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। और मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रहा था, जो मासूम बच्चे संचारी रोग की चपेट में आकर के काल कर होते थे। दुर्भाग्य है आज भी आपके मन में उनकी भावना बहुत है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में वो बड़ी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले की क्या स्थिति थी, और दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी, पलायन होता था, कस्बे के कस्बे पलायन कर जाते थे। लेकिन 2017 के बाद जो व्यवस्था आई है, और मैं अगर एनसीआरबी के ही आंकड़ों को यहाँ पर दूं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं 2016 की तुलना में अपराधों में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय कमी आई है। डकैती में 84.41%, लूट में 77.43%, हत्या में 41.01%, बलवा में 66.40%, विरोधी के लिए अपहरण की घटना में 54.72%, रेप हत्या में 17.08% और बलात्कार में 26.15% की कमी आई। अब एफआईआर ऑनलाइन हो रहे हैं, एफआईआर ऑनलाइन हो रहे हैं, आपके समय में नहीं होते। 8 वर्षों में आज जो प्रदेश के अंदर हमने रिफॉर्म किए, देखिए 1973-74 से चल रहा था पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के, कोई हिम्मत नहीं करता। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है, कानपुर में किया है, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, प्रयागराज, ये सभी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की फील्ड यूनिट का गठन हुआ है। 3 पीएससी की बटालियन गठित हुई है, महिला बटालियन गठित हुई है। लखनऊ वीरांगना उदा देवी के नाम पे, गोरखपुर वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, और बदायूं ये भी वीरांगना के नाम पर, ये भी एक नई पीएससी बटालियन का गठन करने का काम सरकार ने किया। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली, बिजनौर और उसमें संबल भी जुड़ने जा रहा है। इसमें पीएससी की नई बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश की 6 वाहिनियां स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की गठित हुई। नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठन किया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 जो कमिश्नरी हैं जिन्हें पुलिस के जिससे रेंज कहते हैं, इनमें बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का गठन किया जा चुका है, उसके सत्र भी गत वर्ष से प्रारंभ हो चुके हैं। और अब तक हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 1,56,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है। और अब वर्तमान में 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया, अब ये मेडिकल और फिजिकल के चरण में है। 1 महीने के अंदर 60,000 की भर्ती पूरी हो जाएगी, फिर ट्रेनिंग में चले जाएंगे और इसके बाद 30,000 नई भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये पुलिस की भर्ती के साथ साथ हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को भी आगे बढ़ाया।
सुविधाएं देनी प्रारंभ की। हमें खाने में भी व्यवस्था दी है। एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक अस्त्र भी प्रदान किए गए हैं। उसी का परिणाम है कि 17 से अब तक 130 आतंकवादी को और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से रोहिंग्या को भी इन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया है। 17 में PRB 112 की जो रिस्पॉन्स टाइम 25 मिनट 42 सेकंड की, आज वो घटकर के 7 मिनट 24 सेकंड हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र में हम लोगों ने 17 जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गौतम बुद्ध नगर जनपद, इन सबको लेकर के यहाँ पे CCTV कैमरे गृह विभाग की तरफ से भी, नगर विकास विभाग की तरफ से भी और जनता के सहयोग से भी स्थापित किए 11 लाख से अधिक कैमरे लगे। 11 लाख से अधिक कैमरे का मतलब एक साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। वहां सुरक्षा का भी, ट्रैफिक का भी, स्वच्छता के भी, सभी कार्यों की मॉनिटरिंग एक जगह से आप कर सकते हैं और इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। 18 के 18 सिटी के रूप में भी आगे बढ़ चुके हैं। ऑपरेशन कन्वेक्शन में जुलाई 23 से लेकर के दिसंबर 24 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6287 को आजीवन कारावास, 1091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की कारावास, 3886 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष की कारावास और 5788 अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष की सजा और 51748 को अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम तक की सजा से इन्हें दंडित कराने का काम भी यह इस दौरान किया गया है। और इसके अलावा अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए जो दुर्दांत माफिया थे, उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई करते करते इस माफिया 7400 अपराधियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड और 2 को मृत्युदंड की सजा भी करवाई गई है। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। महिला सुरक्षा के लिए भी सरकार ने इस दौरान बहुत अच्छे कदम बढ़ाए हैं। यानी 1947 से लेकर 2017 तक जितने पुलिस में महिला कार्मिक थी, आज उससे 4 गुना अधिक महिला कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस में अकेले मौजूद। महिला वर्ग पोस्ट 2018 में 14.2% था, आज बढ़कर के 35.1% हुआ है। और उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो 1 करोड़ 4 लाख निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले और दिव्यांगजन पेंशन पाने वाले लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,22,000 जोड़ों का विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके अलावा अन्य तमाम योजनाओं में लाखों जो बहनें हैं उनको ड्रोन दीदी के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी सहायता समूह को नैनो यूरिया, नैनो DAP और कृषि रसायन छिड़काव के लिए भी ड्रोन का प्रशिक्षण और ड्रोन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के साथ जोड़ने का काम किया है। और जिसमें से प्रत्येक अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाने में सफल हुए। स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के दिशा में सरकार आगे बढ़ी है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की। प्रदेश में जेई और केई के बारे में मैंने बताया था। डेंगू में जो मृत्यु दर थी उसमें 94.5% की कमी आई है। मलेरिया में 56% की कमी आई है। और प्रदेश में इस दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में जो कदम बढ़ाए हैं, मैंने पहले कहा कि देश के अंदर सर्वाधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राजकीय क्षेत्र में जो संचालित हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 17 में मात्र 1990 MBBS की सीट थी, आज ये बढ़कर के 5250 हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीट 2550 थी, आज ये बढ़कर के 6550 हुई है। राजकीय क्षेत्र में पीजी की जो सीट्स थी 17 में 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई है। निजी क्षेत्र में 17 में कुल 480 सीट थी, आज ये बढ़कर के 2100 हुई। ये
एससीपीजीआई में जो मैंने आपको बताया कि 8 नए विभाग सक्रिय हुए हैं, यानी उन्हें क्रियाशील किया गया है। आईआईटी कानपुर में भी 500 बेडेड एक हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सहभागी है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के साथ ही स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहभागी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो अन्य तमाम संभावनाएं कृषि और कृषि से जुड़े हुए तमाम सेक्टर में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं और यह शुरुआत हमने 2017 में ही कर दी। प्रधान जैसे ही सरकार हुई थी, पहली कैबिनेट में हमने अन्नदाता किसानों की ऋण को माफ करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज हर किसान की आमदनी को 1.5 गुना से 2 गुना तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त। एमएसपी का लाभ लागत का 1.5 गुना प्राप्त हो, यह पहली बार उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुआ है। प्रोक्यूरमेंट सेंटर, धान हो, गेहूं हो, मकई हो, दलहन हो, तिलहन हो, मूंगफली हो, इसका दाम सीधे किसानों के खाते में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रदेश में लगातार प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 24-25 के अंदर ही इस बारे में देखूं तो अकेले 24-25 में 495 करोड़ 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राप्त हुआ है। प्रदेश में इस दौरान 16-17 से पहले जो गन्ना उत्पादन वाले किसान थे उनकी क्या जरूरत है, किसी से छुपा हुआ नहीं। 2017 के बाद सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, अब तक हम लोगों ने जो इसके परिणाम सामने आए, अगर मैं इसके कुछ आंकड़े आपको उपलब्ध कराऊं, आप भी पहुंचक रहेंगे कि वास्तव में आप सरकार चला रहे थे या अन्नदाता किसानों के साथ मजाक कर रहे थे। क्योंकि 17 के पहले तो सरकार नाम की कोई चीज थी कि नहीं थी, यह अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है। एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है सर। एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी में सरकार ने लागत का 1.5 गुना दाम देने की बात की थी और 1.5 गुना से अधिक दाम मिल रहा है। हर किसान को क्रय केंद्र सरकार के द्वारा क्रय केंद्र खोले गए हैं और क्रय केंद्र में आकर के आप अपनी उपज को दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और पैसा जो जा रहा है ये डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जा रहा है। लेकिन 17 के पहले तो ये भी नहीं था, 17 के पहले तो ये भी नहीं था। अकेले गन्ना किसानों के लिए हम लोगों ने अब तक 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हुआ है। और अगर मैं इसको 1995 से 2017 के बीच 22 वर्षों में वे कुल गन्ना मूल्य भुगतान की तुलना करूं तो यह लगभग 60,000 उससे भी अधिक है। यानी 7.25 वर्ष में उतना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है जितना 22 वर्ष में आप लोग नहीं कर पाए, और उससे भी 60,000। इसके अलावा इस दौरान 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की है, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया है, 38 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार किया है और 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीनी मिलों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया। इसके अलावा महिला स्वयंसेवी सहायता समूहों के माध्यम से भी 60,000 महिलाओं को इसके रोजगार के साथ जोड़ा गया है। 285 खानसानी इकाइयों की स्थापना करके 41,800 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। और इस दौरान चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 राज्य के रूप में फिर से स्थापित हुआ है। 120 चीनी मिलों का संचालन आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी ये सरकार सफलतापूर्वक संचालित करते हुए अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। महोदय, ऊर्जा के बारे में चर्चा होती और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए गए हैं वे बहुत सार्थक है। यानी आजादी के पहले से लेकर के और 2017 तक कुल 1,00,000
लगभग 1,21,000 मंदिरों में इन 8 इसमें विद्युत कनेक्शन देने के कार्यक्रम को भी सरकार ने आगे बढ़ाने में 12 से 17 के बीच में कुछ 8 लाख लोगों को कनेक्शन मिला था, वो पैसा दे और 17 से अब तक 1,65,00,000 लोगों को फ्री में कनेक्शन विद्युत की आपूर्ति 14 के पहले यानी 2012 से 17 के बीच में क्या था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग ये बोलते थे कि जहां से सड़कों में गड्ढा दिखाई दे और सायंकाल जहां से अंधेरा प्रारंभ हो तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। ये 17 के पहले की मान्यता थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप कहीं भी चले जाइए, बलिया से बिजनौर तक चले जाइए, सिद्धार्थनगर से चित्रकूट तक चले जाइए, आप सोनभद्र से सहारनपुर तक चले जाइए, आप आगरा से चंदौली तक चले जाइए, रात्रि में आपको सर्वत्र बिजली दिखाई देगी, चमकती हुई दिखाई देगी। मौसम है जैसे आप हर झोपड़ी में भी, हर वंचित के घर में भी रोशनी दिखाई देगी। बिना भेदभाव के सरकार बिजली दे रही है। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 30 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सरकार कर रही है। इसके अलावा बिजली की खपत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2016 के पहले जो पीक इनका होता था पावर का सप्लाई का, और कुल 16,000 मेगावाट तक पहुंचता था। आज ये लगभग 33,000 मेगावाट तक पहुंचता है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए तमाम कदम बढ़ाए, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी भी यानी सोलर एनर्जी को भी हम उत्पादन कर सकें, इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम बढ़ाए हैं। ट्रांसफार्मर के लिए भी और पावर जनरेशन के लिए भी सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ढेर सारी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने इस दौरान बहुत कदम बढ़ाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस सदन में कि उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छी मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास, 6 सिटी में हमारी मेट्रो का संचालन हो रहा है। प्रदेश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज के दिन पर हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारा है। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हम पूरा कर चुके हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब तहसील मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार ने इसके साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार घोषणा कर दी है। हर गांव को 250 की आबादी के हर बजरे को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार जोड़ने के लिए व्यापक निर्माण के कार्यक्रम, लेकिन नई कनेक्टिविटी के लिए भी भविष्य के उत्तर प्रदेश को जो भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्माण कर सके, इसके लिए कनेक्टिविटी के हिस्से प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर तय किया कि प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली होते हुए सोनभद्र होते हुए शक्तिनगर तक ले जाना है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ना। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ना। ये सभी कार्यक्रमों को हम लोगों ने वहां पे निर्णय लिया है, इस पर सरकार ने घोषणा भी की है, बजट में इसके प्रावधान है, बजट में चर्चा होगी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और प्रयागराज में नैनी सिग्नेचर ब्रिज के पास एक नए ब्रिज के निर्माण और शास्त्री ब्रिज के पैदल
गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में उसका प्रावधान किया है। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए इस बजट में उसका भी हम लोगों ने घोषणा की। अन्य अनेक कार्यक्रम यह तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी के विषय सरकार ने किए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के रूप में ही ये बढ़ेंगे और उसमें आपका बलिया भी इसके साथ जुड़ रहा है। आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप ये लगता है जमीन जमीन ले ली मुझे, इसलिए इतनी जोर से बोले। लेकिन ये दूरदर्शिता पहले से ही तय करके रख लेते हैं ना। और इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी के साथ देखेंगे आप 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। शेष 2 आंशिक थे, कभी आती थी फ्लाइट, कभी नहीं आती। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट इंटरनेशनल क्रियाशील है, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर। 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट संचालित है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में अप्रैल तक बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं और देश का सबसे बड़ा कोई बेचा नहीं गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए गए। हम बेचने वाले लोग नहीं, हम लोग तो नया निर्माण करने वाले हैं। बेचने वालों ने आपने कहा आपकी बड़ी जरूरी बेचने कानपुर तो है, कानपुर का क्रियाशील कोई बनता है, कानपुर का क्रियाशील सिविल टर्मिनल नहीं बना, ऐसा बनता है। इसके अलावा वाटरवे की संभावना, हल्दिया से वाराणसी के बीच में वाटरवे प्रारंभ हो चुका है। वाराणसी से प्रयागराज के बीच में वाटरवे, ये निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश ने इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर दिया है, जो इस कार्यक्रम के साथ साथ बलिया से अयोध्या के बीच वाटरवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा और अन्य नदियों में भी वाटरवे की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को लैंड लॉक्ड स्टेट के रूप में जो हमारी संभावनाएं बाधित होती हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार इस पर कार्य करेगी। ये सरकार इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नगरीय विकास के लिए भी सरकार ने बहुत कदम बढ़ाए हैं। यानी केंद्र सरकार ने 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित किया था। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य सिटी को, तो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, उनको हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और इस बजट में हमने जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हर एक नगर निकाय को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में आप लोग को विख्यात उद्योगों को बंद कर दिया। हमने एक नई औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने कर दिया और यह औद्योगिक क्रांति है जिसमें उत्तर प्रदेश में अब निवेश की नई संभावनाएं बंद करा रही है। 15 लाख से अधिक का निवेश का प्रस्ताव चलेगी, जहां तक होता है 60 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से सीधे नौकरी कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टोरियल पॉलिसी वर्तमान में हमारे पास, आप चाहिए आज के दिन तो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश मित्र पोर्टल 500 से अधिक बिजनेस केवल एनओसी यूसी के माध्यम से उपलब्ध करा देता है। अगर किसी ने एमओयू किया है, एमओयू करने के बाद अगर वह कायदे से उसको मॉनिटरिंग करता है तो वह निवेश सारथी उसको सारी सुविधाएं वहीं उपलब्ध करा देता है। किसी ने निवेश कर दिया तो उसको कार्यालय भटकना नहीं है, इंसेंटिव वितरण भी करने की कार्रवाई हम लोग अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और आज देश के सबसे बेहतरीन निवेश गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए इस ऑफ डूइंग बिजनेस में अनेक रिफॉर्म, अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए, लैंड बैंक बढ़ाया, पॉलिसीज दी, नई नई सेक्टर की पॉलिसी दी। आज परिणाम है कि इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इज ऑफ लिविंग के लिए मैंने पहले ही बताया कि लगभग 2 करोड़ 61 लाख से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए, 56 लाख से अधिक परिवारों को एक
गरीबों को एक आवास मिल गया है, 1,86,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, 1,56,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी मिल गए। ऐसे ही अन्य तमाम योजनाओं से आच्छादित करने का काम है, हर एक गरीब को करने का काम सरकार ने किया है और इस दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ा करके प्रत्येक के जीवन में एक कदम बढ़ाने का काम कर रही है। युवाओं के रोजगार के लिए हमने एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को, निवेश के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को और सरकारी नियुक्तियों में 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता। प्रदेश में इसके अलावा इस बार के बजट में आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी के साथ उसके लिए एक हमारा कदम किया जा रहा है और अब किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं हो पाएगा। या हम लोग उसके लिए बहुत सारी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि यह भी हम लोगों ने पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। महोदय, ये जो भी योजनाएं हैं यह डबल इंजन सरकार के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी एक विजनरी लीडरशिप है और पूरी टीम वर्क के साथ जब कार्य सरकार एक शुद्ध नियत से काम करती है तो परिणाम सामने आते हैं और सरकार ने इन्हीं कार्यक्रमों को साथ में लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया है। हमारे विपक्ष के मित्रों के पास एक अवसर था कि महामहिम राज्यपाल के भाषण में संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभाव का सम्मान भी करते और संवैधानिक दायरे में रख करके फिर आपकी असहमति जिन मुद्दों पर भी सदन में उनसे चर्चा करके उसके किसी कंक्लूजन पर पहुंचते, लेकिन आप लोगों ने उन मर्यादाओं का ध्यान भी नहीं रखा। लगातार आप लोग जिस प्रकार की व्यवस्था आपने लागू करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य समाज और सभ्य व्यवस्था उसको स्वीकार नहीं कर सकती है। सरकार ने जो प्रयास किए उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के सामने है। तमाम सेक्टर में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। राज्यपाल जी के भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। खासतौर पर पर्यटकों को अपनी ओर अपनी अच्छी व्यवस्था देने के कारण आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश आज के दिन पर नंबर 1 पर है। प्रदेश देश के अंदर उज्ज्वला योजना का सर्वाधिक कनेक्शन उत्तर प्रदेश में वितरित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक घरों में शौचालय बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट के रूप में नंबर 1 पर है और सर्वाधिक जनधन अकाउंट खोलने वालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,52,00,000 नामांकन कराने के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2,28,00,000 रजिस्ट्रेशन कराने में देश में नंबर 1 पर है। अटल पेंशन योजना में 1,12,00,000 के रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश उन सभी योजनाओं में खासतौर पर जो कृषि निवेश के क्षेत्र में डीबीटी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाने, सरकारी खरीद फरोख्त में जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट का जो पोर्टल है उसमें खरीद फरोख्त करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन इसमें लगातार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान में भी उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर नंबर 1 पर है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन में भी और कौशल विकास नीति को लागू करने में भी उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश की जो ये यात्रा चल रही है नंबर 1 पर चलने की, उसी यात्रा में हमारे विपक्ष के मित्रगण अपने वैचारिक मतभेद के बावजूद उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख करके अगर एक सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ करें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में कोई
संभवतः ईश्वर ने आप लोगों को नहीं दिया है कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में सोच सके, गरीब के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में सोच सके। आपका दृष्टिकोण सीमित है, संकुचित है, और उसी संकुचित और सीमित दायरे के अधीन रह करके आप संवैधानिक पदों की भी अवमानना करते हैं। और राज्यपाल जी के भाषण में भी चीजें देखने को मिली है। महोदय, मैं एक बार फिर से इस पूरे माननीय उच्चतम से अपील करूंगा कि हम सब कम से कम राज्यपाल जी सम्मेलन सदन को संबोधित करने के बजाय एक स्वर से इसका यहाँ पे अनुमोदन करें और महामहिम राज्यपाल जी के आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। यह मैं आप सबके सहयोग की